गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मस्त एकदम। स्टार्ट करें? ओके फ्रेंड, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। फ्रेंड, आईटीसी के रेस्पेक्ट में सीजीएसटी एक्ट में जो प्रोविजंस दे रखे हैं वो सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 21 में है, लेकिन हमें सारे सेक्शन नहीं डिस्कस करने हैं। ओनली 3 सेक्शन डिस्कस करने हैं, 16, 17 और 18। बट फ्रेंड्स, ये सेक्शन अच्छे से समझ में आए, इसके लिए कुछ रिलेवेंट डेफिनेशन हमें पढ़नी थी और हमने पढ़ी भी थी। उन डेफिनेशन को मैं आप वापस से एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूं, उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड, 3 डेफिनेशन का मैंने एक ग्रुप लिया था, कैपिटल गुड्स, इनपुट और इनपुट सर्विस। कैपिटल गुड्स मींस एनी गुड्स वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज कैपिटल गुड्स। इनपुट मींस एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स, दैट इज जिसकी वैल्यू बुक्स में कैपिटलाइज नहीं करी हो, इनपुट। इनपुट सर्विस मीन्स एनी सर्विस इज इनपुट सर्विस। बट फ्रेंड्स, इन तीनों में एक चीज आपको कॉमन चाहिए कि ये कैपिटल गुड्स या इनपुट और इनपुट सर्विस, इट शुड बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दैट मीन्स आप इन सबको बिजनेस पर्पस के लिए अगर एक्वायर कर रहे हो तो ही इस डेफिनेशन में ये आएंगे और आप क्रेडिट ले सकते हो। मान लो आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए, घर के लिए कोई गुड्स या कोई सर्विसेज ले रहे हो, ऑब्वियसली जीएसटी पे करोगे, बट फ्रेंड्स वो इन डेफिनेशन में नहीं आएंगे। दैट मीन्स आपको उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। क्लियर? उसके बाद फ्रेंड 3 डेफिनेशन और ली गई थी, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट। जहां सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन था वो इनपुट टैक्स के बारे में था, जहां मैंने 3-4 बात करी थी। फर्स्ट, इनपुट टैक्स की बात फ्रेंड्स सबसे पहले रिसिपिएंट के लिए होगी। तो आपने मुझे कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी है, मैं रिसिपिएंट हूं, तो मेरे लिए इनपुट टैक्स की बात होगी। बट इस इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में कब आऊंगा? जब मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं। अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए कभी भी इनपुट टैक्स की डेफिनेशन नहीं आ सकती, क्योंकि वो क्रेडिट नहीं ले सकता। तो फ्रेंड, रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। इनपुट टैक्स में सिर्फ वही टैक्स आएंगे जो जीएसटी के कंपोनेंट है, भले ही वो कंपोनेंट नॉर्मल चार्ज में पे किए गए हो सप्लायर ने या आरसी में पे किए हो रिसिपिएंट ने, क्योंकि दोनों ही केस में बर्डन तो कौन लेगा? रिसिपिएंट लेगा, मैं लूंगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपोजिशन लेवी में जो आपने जीएसटी पे करी है वो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में नहीं आएगी। दैट मींस आप उसकी क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो, और ये बात हमने कंपोजिशन लेवी सेक्शन 10 में भी करी थी। आउटपुट टैक्स सिंपल सा है, गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई पे जो भी टैक्स लग रहा है, जो सप्लाई सप्लायर ने करी हो या उसके एजेंट ने करी हो, दैट इज आउटपुट टैक्स।
बट ध्यान रखना कि आरसीए में जो टैक्स पे किया है वो आउटपुट टैक्स में नहीं आएगा, क्योंकि वो हम ऑलरेडी इनपुट टैक्स में शामिल कर चुके हैं। एंड थर्ड फ्रेंड था आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स की क्रेडिट लेना, दैट इज कॉल्ड आईटीसी। उसके बाद फ्रेंड एक डेफिनेशन और थी काम की, इनवर्ड सप्लाई। दो वर्ड है, इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड का मतलब अंदर आ रही है, दैट मीन्स रिसिप्ट। तो इनवर्ड सप्लाई का मतलब है रिसिप्ट ऑफ गुड्स और रिसिप्ट ऑफ सर्विस। चाहे परचेज के फॉर्म में आपने रिसिप्ट करी हो, एक्विजिशन के फॉर्म में करी हो, किसी भी मोड से करी हो, चाहे ये रिसिप्ट विद कंसिडरेशन हो, चाहे ये रिसिप्ट विदाउट कंसिडरेशन हो, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन वाले ट्रांजैक्शन भी डीम्ड सप्लाई की डेफिनेशन में आते हैं। क्लियर? सो इनवर्ड सप्लाई मींस रिसिप्ट ऑफ गुड्स और रिसिप्ट ऑफ सर्विस बाय एनी मोड, आइदर विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। क्लियर फ्रेंड्स? 4-5 मिनट के अंदर आप एक डेफिनेशन को एक बार वापस से रीडिंग लगा के समझ लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? यहां तक एक बार आप देखिए। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करें हम लोग आज का टॉपिक, सेक्शन 16। रेडी आप लोग? अच्छे से समझना फ्रेंड्स। सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेक्शन 16 कि आईटीसी आप क्लेम करना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस वगैरह है वो इस सेक्शन के अंदर दे रखे हैं। फ्रेंड इस सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो टोटल हमें 4 सबसेक्शन पढ़ने हैं। तो इस सेक्शन का सिलेबस क्या है पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 16 हम पढ़ेंगे, इसमें टोटल हमें 4 सबसेक्शन की बात करनी है। सबसे पहले सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, इसमें फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी। दैट मीन्स आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए कब एलिजिबल होंगे, कौन लोग होंगे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए एलिजिबल होंगे। फिर फ्रेंड हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करेंगे, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, जिसमें कुछ कंडीशंस दे रखी है कि अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे तो ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। इसका मतलब सबसेक्शन 1 ने कहा एलिजिबिलिटी, लेकिन जो लोग सबसेक्शन 1 में एलिजिबल ही नहीं है उनकी बात ही खत्म कर दो, वो तो आईटीसी ले नहीं सकते। बट सबसेक्शन 1 में अगर एलिजिबल हुए हो तो आईटीसी कब मिलेगी, जब सबसेक्शन 2 के अंदर 5 कंडीशन दे रखी जो आप सेटिस्फाइड करो। क्लियर? पढ़ेंगे अभी हम। थर्ड दे रखा है सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, यहां फ्रेंड्स हम कुछ बात करेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। तो डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ बात होगी, सिंपल सी बात होगी। और फ्रेंड लास्ट होगा सबसेक्शन 16 सबसेक्शन 4, जिसमें हम लोग बात करेंगे टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए आपकी टाइम लिमिट क्या है। ये 4 सबसेक्शन हम लोगों को डिस्कस करने हैं, काफी सारा डिस्कशन होगा, जिसमें मैं थोड़ा सा शॉर्ट में सिंपल सा सेक्शन है मैं ले लेता हूं। सबसेक्शन 1 यही लिख लेता हूं। 16 सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई पर्सन अगर आईटीसी लेना चाहता है तो एलिजिबल कब होगा, तो क्या एलिजिबल कब होगा, व्हेन 2 कंडीशन आर सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन दे रखी है वो पर्सन जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। ना फ्रेंड सोचना, आईटीसी कौन लेता है, सोचो पहले, सप्लायर को मिलती है या रेसिपिएंट को। आईटीसी कौन लेगा, सप्लायर या रेसिपिएंट? ऑब्वियसली रेसिपिएंट। भले नॉर्मल चार्ज का सिस्टम हो या आरसीएम का हो, बर्डन तो रेसिपिएंट ने लिया है तो आईटीसी तो उसे ही मिलेगी। तो वो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। हालांकि ये बात मैं पहले भी आपको कह चुका हूं डेफिनेशन पार्ट में। तो अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड पर्सन कभी भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर? और सेकंड कंडीशन दे रखी है, ये नंबर 1 नंबर 2 है,
सेकंड कंडीशन दे रखी है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिजनेस गुड्स और बिजनेस सर्विस। मैंने शॉर्ट में लिखा है, मेन में कहना चाहता हूं बिजनेस। दैट मीन जिस गुड्स या जिस सर्विस के रेस्पेक्ट में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हो, दैट गुड्स और सर्विस इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगेन फ्रेंड, ये बात भी मैंने जब डेफिनेशन पार्ट समझाया था तब कहा भी था कि जो बिजनेस एलिमेंट है तभी आपको आईटीसी मिलेगी। आप पर्सनल घर के लिए कोई गुड्स या सर्विसेज लेते हो तो उस पे जो टैक्स पे किया उसकी आईटीसी नहीं मिलती है। क्लियर? तो सिंपल सी बात क्या हुई, सबसेक्शन 1 ने ये कहा है कि जो पर्सन आईटीसी लेना चाहता है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, और सेकंड, वो गुड्स और वो सर्विस जिसके रेस्पेक्ट में आईटीसी लेना चाहता है, वो गुड्स वो सर्विस बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए। तो फ्रेंड, इन दो में से अगर एक भी कंडीशन मिसिंग है तब तो फ्रेंड सबसेक्शन 2, 3, 4 कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, आपको आईटीसी मिलेगी नहीं। बट मान लो आपने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो कर ली है, इसका मतलब आप आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो, आप एलिजिबल हो। बट ये आईटीसी मिलेगी कब? जब आप सबसेक्शन 2 की 5 कंडीशन सेटिस्फाइड करते हो तो। क्लियर? सबसेक्शन 2 की 5 कंडीशन, इसका मतलब 16(1) और 16(2) क्या कह रहा है? 16(1) ही सेटिस्फाइड नहीं, बात खत्म। 16(1) इसका मतलब आप एलिजिबल हो, बट आईटीसी मिलेगी कब? जब सबसेक्शन 2 की 5 कंडीशन सेटिस्फाइड करते हो तो। क्लियर फ्रेंड्स? ओके ना फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको सबसेक्शन 1 पढ़ लेता हूं, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 बाकी डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग आईटीसी सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। मैंने कहा रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू आईटीसी चार्ज ऑन इनवर्ड सप्लाई। फ्रेंड, इनवर्ड सप्लाई क्या होती है मैंने आपको कहा था। तो जो रिसिपिएंट है वही आईटीसी क्लेम कर सकता है। इनवर्ड सप्लाई का मतलब रिसिप्ट ऑफ गुड्स और रिसिप्ट ऑफ सर्विस। क्लियर? आइदर विदाउट कंसिडरेशन और विद कंसिडरेशन। ठीक है? ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो फर्स्ट, रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी क्लेम कर सकता है। दिस इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन रिलेटिंग टू यूज ऑफ आईटीसी, सेक्शन 49 हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। आईटीसी विल बी क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसका अलग से चैप्टर पूरा दे रखा है। सेकंड एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या था? बिजनेस गुड्स, तो गुड्स और सर्विस टू बी यूज फॉर बिजनेस पर्पज। ITC will be available on goods or service which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business. Clear friends? तो जो मैंने आपको समझाया था वो सारा मैंने यहां से एक बार पढ़ भी लिया है। एक दो लाइन जो है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसका अलग से चैप्टर दे रखा है। इस डायग्राम को आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से नोट कर लो, इससे आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि हमको 16 में पढ़ना क्या है। क्लियर फ्रेंड्स? 16(1) सेटिस्फाइड नहीं, बात खत्म, नो आईटीसी। 16(1) सेटिस्फाइड होने से चांसेस बन रहे हैं, बट आपको 16(2) की कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होगी। ठीक है? तो यहां तक फ्रेंड्स एक बार नोट करिए। नोट कर लिया? स्टार्ट करूं मैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। फ्रेंड्स 16 सबसेक्शन 2 में 5 कंडीशंस दे रखी हैं। इसको फ्रेंड मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं, तो आप इसी तरीके से कुछ एरो करके नेक्स्ट पेज पे चले जाना। 5 कंडीशंस। फ्रेंड 5 कंडीशंस मैं पूरी आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट जस्ट मैं अभी आपको इसकी हेडिंग लिखा रहा हूं। मैंने क्या कहा?
अगर 16 सबसेक्शन 1 में आप एलिजिबल हो, क्यों एलिजिबल हो? क्योंकि एक तो आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और दूसरा आपने जो गुड्स या सर्विस ली थी वो बिजनेस पर्पस के लिए ली थी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, आप आईटीसी के लिए एलिजिबल हो। लेकिन आईटीसी मिलेगी कब? जब आप सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे। तो मैं ये 5 कंडीशन की ओनली हेडिंग्स लिख रहा हूं ताकि इस डायग्राम में आपको सारा पता चल जाए कि किस तरीके से आईटीसी आपको कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है, कंडीशन है, आप सेटिस्फाइड करोगे तो आपको आईटीसी मिलेगी। मैं 5 कंडीशन की सिर्फ हेडिंग लिख रहा हूं, आप भी साथ साथ में नोट करते रहो। लेकिन याद रखना फ्रेंड, नोट इस तरीके से करना कि हम इसी डायग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप यहीं पे कुछ लिख के इस डायग्राम को कंटिन्यू करना, ठीक है? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं 5 कंडीशंस, साथ साथ नोट करना। मैं स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हूं, घबराना मत, आपके साथ ही हूं। फर्स्ट कंडीशन इज, 5 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज possession of tax paying document। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, आप भी नोट करते रहो। फर्स्ट कंडीशन हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सेकंड कंडीशन जो है सप्लायर, तो आईटीसी तो किसको मिलती है? रिसिपिएंट को। हम बात करें सप्लायर की, सप्लायर हैज फर्निश्ड द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट इन फॉर्म GSTR1। क्या होगा मैं थोड़ा सा बताऊंगा, हालांकि हमारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक जो है वो जीएसटी रिटर्न के बारे में। तो GSTR मतलब जीएसटी रिटर्न 1। थर्ड कंडीशन दे रखी है रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इसके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। फोर्थ कंडीशन दे रखी है टैक्स लेविएबल ऑन सप्लाई इज एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट, कि जो भी जीएसटी है एक्चुअल में आपने गवर्नमेंट को पे भी करी है। एंड फिफ्थ इज फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये पांचों कंडीशन आप एक बार नोट कर दो, डायग्राम कंटिन्यू रखना है आपको, ठीक है? ओके, ठीक ठीक राइटिंग आ रही है, चलो। सो फ्रेंड्स क्या डिस्कस किया फिर से एक बार देख लो। सेक्शन 16(1) ने एलिजिबिलिटी दी, लेकिन आईटीसी मिलेगी कब? जब सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की ये पांचों कंडीशन आप सेटिस्फाइड करोगे तो आपको आईटीसी मिलेगी। ना फ्रेंड, फर्स्ट कंडीशन बड़ी सिंपल सी है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं फिर रीडिंग लगा दूंगा। पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, आईटीसी किसको मिलती है? जिसने इनपुट टैक्स का बर्डन लिया। इनपुट टैक्स का बर्डन कौन लेता है? सप्लायर या रिसिपिएंट? ऑब्वियसली रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट ने इनपुट टैक्स पे किया है, वो उसकी आईटीसी लेना चाहता है, तो फ्रेंड उसके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए कि हाँ मैंने इस टैक्स का बर्डन लिया है, मुझे आईटीसी दो। क्लियर? तो कोई ना कोई आपके पास में ऐसा डॉक्यूमेंट आपके पोजीशन में होना चाहिए जिससे आप प्रूव कर सको कि आपने इनपुट टैक्स पे किया था।
ये इनवॉइस भी हो सकती है, डेबिट नोट भी हो सकता है, रिवाइज इनवॉइस भी हो सकती है, बिल ऑफ एंट्री भी हो सकती है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट है। और ये चैप्टर पूरा का पूरा आपके सिलेबस में भी है आगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो फ्रेंड फर्स्ट कंडीशन तो सिंपल सी है, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। दैट मीन्स जो पर्सन आईटीसी क्लेम करना चाहता है उसके पास कोई ना कोई टैक्स पे करने का डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हाँ ये टैक्स पे किया गया है। क्लियर? मैं इसकी लिस्ट पढ़ रहा हूं, लेकिन फ्रेंड जस्ट पढ़ूंगा क्योंकि ये पूरा चैप्टर आपको आने वाले समय में डिस्कस करना है, ये पूरा आपके सिलेबस में है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, 5 कंडीशन से। फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है? possession of tax paying document. Section 16(2)(a) ITC can be availed on the basis of any of the following document. फ्रेंड एक लिस्ट गिवन है, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो ही आपको आईटीसी मिलेगी। इन डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको पढ़ के रखनी है, कोशिश करना थोड़ी बहुत याद भी रहे, लेकिन ये सारे वो डॉक्यूमेंट है जिसका अलग से चैप्टर भी है। ठीक है? कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? इनवॉइस इश्यूड बाय सप्लायर या इनवॉइस इश्यूड बाय रिसिपिएंट, आरसीएम के अंदर ऐसा होता हम पढ़ेंगे। डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री, रिवाइज इनवॉइस या डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जस्ट आपको ये अभी पढ़ना है, ये सारे आगे आएंगे, काफी सारे इनमें से आपके सिलेबस में, सब तो नहीं है। इन डॉक्यूमेंट में डिटेल्स क्या होनी चाहिए? जैसे इनवॉइस है, डेबिट नोट है, तो खाली पेपर तो होगा नहीं, डिटेल्स तो होगी। तो क्या रखा है? डॉक्यूमेंट बेसिस विच आईटीसी इज बीइंग टेकन शुड कंटेन एटलीस्ट द फॉलोइंग डिटेल्स। ये भी उसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब मैं आपको इनवॉइस वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। जैसे इनवॉइस है तो इनवॉइस में क्या क्या डिटेल डालनी चाहिए? अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। ओके फ्रेंड्स, तो ये डॉक्यूमेंट्स और इन डॉक्यूमेंट्स में ये डिटेल होनी चाहिए। टाइमिंग आपको इतना ध्यान रखना है। कंडीशन 1 बस इतनी सी है हेडिंग में ही जो आपको समझनी है कि अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो क्योंकि आपने इनपुट टैक्स पे किया है, तो ऐसे टैक्स पे करने के एविडेंस के रेस्पेक्ट में आपके पास इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्लियर? फिर यहां तक आप एक बार नोट करो, उसके बाद मैं कंडीशन 2 में स्टार्ट करूंगा जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है। ठीक है? और देखिए उस डायग्राम को भूलना मत, डायग्राम की सीक्वेंस याद रखना। 16(1), 2 में 5 कंडीशन, एक एक चीज, ऐसा नहीं कि सब अलग अलग पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है और एक दूसरे का लिंक नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो एक बार आप इसको पढ़ लो, फिर मैं स्टार्ट करूंगा आगे। 5 कंडीशन है ना, तो 16 सबसेक्शन 2 पढ़ रहे हैं, 5 कंडीशन है, अभी तक कंडीशन 1 पढ़ी हमने। पढ़ लिया आप लोगों ने? स्टार्ट करूं मैं? सो फ्रेंड कंडीशन नंबर 1 डिस्कस करिए, टोटल 5 कंडीशन डिस्कस करनी है। स्टार्ट कर रहा हूं कंडीशन नंबर 2। फ्रेंड कंडीशन नंबर 2 में स्टार्ट कर रहा हूं, बट फ्रेंड्स इस कंडीशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ जीएसटी रिटर्न के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि क्योंकि ये अलग से चैप्टर है, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, तो इस कंडीशन 2 को समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट फिर भी मैं पहले आपको कुछ जीएसटी रिटर्न के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। एक बार आप वो चीज क्लियर कर देना तो ये कंडीशन थोड़ी अच्छी से आपको समझ में आ सकती है। क्लियर? नाउ फ्रेंड्स एक बार मैं आपको कुछ रिटर्न्स के बारे में बात कर रहा हूं, देखिए समझने में दिक्कत आएगी, अच्छे से समझना। फ्रेंड एक तो होता है GSTR1 और दूसरा मुझे अभी आपको समझाना है GSTR2A। ठीक है? इन दो के बारे में मेरे आपको बात करनी है, फिर 2 रिटर्न के बारे में और मैं बात करूंगा, GSTR1 और 2A।
फ्रेंड जीएसटीआर 1 जो है ये फाइल करता है सप्लायर। सप्लायर का मतलब जिसने गुड्स या सर्विसेज दी है इसका मतलब आउटवर्ड सप्लाई। तो ये आउटवर्ड सप्लाई के रेस्पेक्ट में डिटेल्स, दैट इज एक सप्लायर ने जो भी सप्लाई करी है आउटवर्ड सप्लाई, वो सारी डिटेल कहां डाली जाती है, जिस रिटर्न में डाली जाती है वो होता है जीएसटीआर 1, हर महीने फाइल करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, जीएसटीआर 2A जो है ना ये ऑटो पॉपुलेटेड है। ऑटो पॉपुलेटेड का मतलब होता है कि इसको अलग से सबमिट नहीं किया जाता है, ये ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल पर जनरेट होता है। ठीक है, मैंने आपको कहा था सारी चीजें जीएसटी पोर्टल पर ही होती है, जीएसटी वेबसाइट पर ही होती है। क्लियर? नाउ मैं इसको समझाने के लिए आपको कह रहा हूं, इस तरीके से मैं एग्जांपल दे सकता हूं। सो इट इज अ ऑटो पॉपुलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल, कोशिश करना, फॉर एग्जांपल एक सप्लायर है राम, मान लो राम नाम का एक सप्लायर है, तो ये तो सप्लायर है, ये कई लोगों को गुड्स सप्लाई करता है, सर्विसेज सप्लाई करता है। जैसे मान लो राम ने मिस्टर ए को कुछ गुड्स बेचा, बी को सेल किया, सी को सेल किया। चलो मैं तीन ही सप्लायर की, रिसिपिएंट की बात करता हूं। तो ए कौन है? रिसिपिएंट। इसी तरीके से बी भी रिसिपिएंट है, सी भी रिसिपिएंट है। क्लियर? तो राम ने तीन अलग अलग लोगों को इस पीरियड में गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करी है। ठीक है, सबके जीएसटी में अलग अलग जीएसटी नंबर होते हैं, सबका अलग अलग अकाउंट होता है, सबका अलग अलग लॉगिन नंबर होता है। तो राम का अलग से जीएसटी वेबसाइट पर अकाउंट है, ए का अलग है, बी का अलग है, सी का अलग है। तो ए कुछ खरीद रहा है तो वो भी तो आगे बेचेगा, उस समय उसकी पोजीशन सप्लायर की हो सकती है। हम सिर्फ इस ट्रांजैक्शन पर देख रहे हैं कि राम एक सप्लायर है जिसने तीन लोगों को इस पीरियड में गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी है, ए को, बी को, सी को। तो ए रिसिपिएंट है, बी रिसिपिएंट है, सी रिसिपिएंट है। ना ये दो जीएसटी फॉर्म है। तो राम जो है ये कौन सा फॉर्म सबमिट करेगा? ये जीएसटीआर 1 सबमिट करेगा। और इसमें कौन सी डिटेल डालता है? ये आउटवर्ड सप्लाई की। तो इसके जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज है, इसका मतलब मान लो ये आपका जीएसटीआर 1 है, तो इसमें ये किसकी इंफॉर्मेशन डालेगा? ये ए की, कि ए को क्या बेचा, कितने बेचा, बी की और सी की, ये सारी डिटेल सबमिट कर लेगा जीएसटी पोर्टल पर। क्लियर? अब क्या होगा, जैसे राम ने जीएसटीआर 1 में जो इंफॉर्मेशन डाली है वो रेस्पेक्टिव रिसिपिएंट के अकाउंट में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो राम ने ए को जो कुछ बेचा है वो ए के अकाउंट में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। राम ने बी को जो बेचा है, तो बी ने खरीदा है, बी के अकाउंट में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। राम ने कुछ सी को भी बेचा है, वो सी के अकाउंट में भी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कौन से फॉर्म में? जीएसटीआर 2A में। दैट मींस ए के जो लॉगिन है, ए का जो अकाउंट है, उसमें ऑटोमेटिकली फॉर्म जीएसटीआर 2A में ये इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बी का जो अकाउंट है, तो बी के अकाउंट में जो फॉर्म है जीएसटीआर 2A में ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी ऑटोमेटिकली। और इसी तरीके से सी के अकाउंट में भी जीएसटीआर 2A में। क्लियर? ये सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगी। क्लियर? तो मीनिंग क्या हुआ? ए को जीएसटीआर 2A सबमिट नहीं करना है, भरना नहीं है। बी को जीएसटीआर 2A भर के सबमिट नहीं करना है, ये तो जीएसटी पोर्टल पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो राम ने ए को जो बेचा है वो ए के अकाउंट में ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन आ जाएगी।
तो ए रिसिपिएंट है, इसने इनपुट टैक्स पे किया है, तो जितना भी इनपुट टैक्स पे किया है, जो भी गुड्स या सर्विसेज परचेज किए, उसकी जो भी वैल्यू, सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्लियर? तो क्या हमने डिस्कस किया, सप्लायर जो है वो जीएसटीआर 1 सबमिट करते हैं, तो पूरा जीएसटीआर 1 भरना पड़ता है, उसमें सारी डिटेल, जिन जिन लोगों को उसने बेचा उनकी सारी डिटेल डालते हैं और सबमिट कर देते हैं। ये इंफॉर्मेशन रेस्पेक्टिव रिसिपिएंट के अकाउंट में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होती है, और वो फॉर्म जो होता है जिसमें इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होती है वो होती है जीएसटीआर 2A। दिस इज ऑटो पॉपुलेटेड। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए, फिर मैं कुछ दो फॉर्म के बारे में और बात करूंगा, पहले आप इसको सोचो। तो सप्लायर जीएसटीआर 1 भरता है, एक्चुअल में डिटेल डालता है, एक्चुअल में सबमिट करता है, और सप्लायर ने जो इंफॉर्मेशन डाली है वो ऑटोमेटिकली बायर दैट इज रिसिपिएंट के अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है, और वो फॉर्म जीएसटीआर 2A में होती है। क्लियर? मैं सप्लायर हूं, मैंने आपको कुछ सर्विसेज दी है, मैं रिटर्न फाइल करूंगा जीएसटीआर 1, आप 10 स्टूडेंट को सबकी डिटेल डालूंगा, और आप मान लो बिजनेसमैन है, तो बायर हो, रिसिपिएंट हो, आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली मैंने जो इंफॉर्मेशन डाली वो आ जाएगी, बट कौन से फॉर्म में? जीएसटीआर 2A। तो ए का जीएसटीआर 2 अलग है, बी का अलग है, सी का अलग है। एक बार यहां तक नोट करो फ्रेंड्स, समझो। ओके फ्रेंड, देखिए आप लोग, दो फॉर्म के बारे में मैं और बात करूंगा, फिर कंडीशन स्टार्ट करेंगे। जीएसटीआर 2B एंड जीएसटीआर 3B, ये दोनों जो फ्रेंड्स फॉर्म है, ये दोनों जो है, ये दोनों आईटीसी के बारे में बात करते हैं, इनपुट टैक्स रेट के बारे में। तो इसमें जो डिटेल्स होती है वो सिर्फ आईटीसी की होती है। अब आपको लगेगा ये दो क्यों दे रखा है? फ्रेंड 2B जो है ना, इसको एक तरीके से बोलते हैं, इट इज अ लाइक रिपोर्ट, भले रिटर्न लिखा इट इज लाइक ए रिपोर्ट, बिकॉज इट इज ऑटो पॉपुलेटेड। क्लियर? लेकिन जीएसटीआर 3B जो है ये फ्रेंड रिटर्न है, और जो है जो रिसिपिएंट फाइल करेगा ना फ्रेंड्स, ऑटो पॉपुलेटेड, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो ऑटोमेटिकली जनरेट किसके बेसिस पे होगा? इट इज ऑटो पॉपुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1 सबमिटेड बाय, कौन सबमिट करता है जीएसटीआर 1? सप्लायर, सबमिटेड बाय सप्लायर। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि सप्लायर ने जो जीएसटीआर 1 फाइल किया है, जिसमें उसने हर रिसिपिएंट की डिटेल डाली है, और वो रिसिपिएंट उसके आईटीसी क्लेम करेंगे। तो सप्लायर ने जो जीएसटीआर 1 फाइल किया है, उसके बेसिस पर आईटीसी का एक स्टेटमेंट बनेगा, रिपोर्ट बनेगा, और वो रेस्पेक्टिव रिसिपिएंट के यहां रिफ्लेक्ट होगा ऑटोमेटिकली 2B। दैट मींस 2B एक रिपोर्ट है। जीएसटीआर 1 में जितनी भी डिटेल डाली है उसमें आईटीसी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो 2B में चली जाएगी, रेस्पेक्टिव रिसिपिएंट के यहां। उसके बाद रिसिपिएंट आईटीसी क्लेम करेगा, और वो आईटीसी क्लेम करने के लिए वो क्या फाइल करेगा? 3B। क्लियर? तो 3B के अंदर जो है वो फ्रेंड, ये जो रिसिपिएंट है 3B को मैनुअली भरता है। क्लियर? और मैनुअली भर के वो आईटीसी क्लेम करता है। क्लियर? तो 2B सिर्फ एक रिफ्लेक्ट होता है कि रिसिपिएंट आप ये आईटीसी क्लेम कर सकते हो। आईटीसी एक्चुअल में क्लेम करने के लिए उसको 3B सबमिट करना पड़ता है। क्लियर? जो डिटेल 2B में नहीं आई है वो तो 3B में क्लेम कर ही नहीं सकता ना फ्रेंड। सोचो,
हमारे एग्जाम्पल में राम सप्लायर था, एबीसी रिसिपिएंट थे। फॉर एग्जाम्पल मान लो राम ने ए को कोई सप्लाई करी, ए से उसने गुड्स का पैसा लिया, टैक्स का पैसा लिया और चलो गवर्नमेंट को जमा भी करा दिया। तो हिसाब से राम को ए की जो भी डिटेल है अपने जीएसटीआर 1 में देनी चाहिए थी। अगर वो जीएसटीआर 1 में वो इंफॉर्मेशन देगा तो ऑटोमेटिकली उसके बेसिस पे 2B जनरेट हो जाएगा। 2B जनरेट होने से ए को पता चल जाएगा कि राम ने ये टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया है, क्लियर। और 3B में रिटर्न फाइल करके वो आईटीसी क्लेम कर देगा। बट सपोज करिए फ्रेंड, राम ने ए को कोई गुड्स सप्लाई किया और उसकी कुछ इंफॉर्मेशन, साल में 5 बार सप्लाई किया ए को, 4 इंफॉर्मेशन तो उसने जीएसटीआर 1 में राम ने डाल दी, बट लास्ट जो सप्लाई करी थी राम ने ए को, उसकी इंफॉर्मेशन राम जीएसटीआर 1 में देने से भूल गया। तो क्या फ्रेंड वो इंफॉर्मेशन 2B में रिफ्लेक्ट होगी? नहीं होगी। इसका मतलब ए उसकी क्रेडिट नहीं ले पाएगा। क्लियर? प्रैक्टिकली फ्रेंड 2B क्यों होता है? जो ए होता है, मान लो रिसिपिएंट ए है, बी, ए, सी कोई भी हो सकता है, तो रिसिपिएंट जो है वो 2B है ना, 3B फाइल करने से कुछ दिन पहले चेक कर लेते हैं कि मैंने जो जो टैक्स पे किया क्या उसकी सारी डिटेल जो है मेरे सप्लायर ने डाली है या नहीं। मान लो कोई इंफॉर्मेशन नहीं डाली है तो वो अपने सप्लायर को बोल देते हैं कि भाई वो इंफॉर्मेशन डाल दो ताकि मैं 3B में उसकी आईटीसी क्लेम कर सकूं। क्लियर? थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है फ्रेंड आपको आए, क्योंकि एक तो प्रैक्टिकल आपने नहीं किया है और दूसरा हमने जीएसटीआर का रिटर्न फाइल नहीं किया है। बट फ्रेंड फिर भी आप इसको पढ़ो, जीएसटीआर 2B, सप्लायर जो जीएसटीआर 1 फाइल करता है उसके बेसिस पे 2B ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है। इसमें एक तरीके से रिपोर्ट होती है कि रिसिपिएंट कौन कौन से आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। रिसिपिएंट को आईटीसी क्लेम करने के लिए 3B फाइल करना पड़ता है मैनुअली। मैनुअली का मतलब सारी इंफॉर्मेशन उसको डालनी पड़ती है और सबमिट करना पड़ता है। मैनुअल का मतलब ही नहीं कि हाथ से भर के डिपार्टमेंट में जमा कराना है, सब चीजें होनी जीएसटी पोर्टल पे है। मैनुअली का मतलब इट इज नॉट ऑटो पॉपुलेटेड, ये आपको डिटेल डाल के सबमिट करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, यहां तक आप पढ़ो और चारों रिटर्न के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं स्टार्ट करूंगा कंडीशन नंबर 2। चारों रिटर्न के बारे में अच्छे से पढ़ के समझ लो, ठीक है? ओके नाउ फ्रेंड्स, अब मैं कंडीशन नंबर 2 की जस्ट रीडिंग लगा सकता हूं, क्योंकि जीएसटीआर 1 आपने अगर समझ लिया है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा फ्रेंड्स एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि जीएसटीआर फॉर्म आने से एक फ्लो दूसरी तरफ चला गया था। हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं? सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 एलिजिबिलिटी। क्या डिस्कस किया? अगर रजिस्टर्ड पर्सन है प्लस बिजनेस गुड्स या बिजनेस सर्विसेज है तो आप आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन ये आईटीसी कब मिलेगी? जब सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की 5 कंडीशन सेटिस्फाइड करो। कंडीशन 1 जो हमने डिस्कस करी कि कोई ना कोई टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब हम डिस्कस करें कंडीशन नंबर 2। अब ढंग से समझना, हो सकता है दिक्कत आए, ढंग से सुनना। कंडीशन 2, सप्लायर हैज फर्निश्ड डिटेल ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर टू इन सेक्शन 16(2)(a). 16(2)(a) फ्रेंड क्या था? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, फॉर एग्जाम्पल इनवॉइस, डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे इन फॉर्म जीएसटीआर 1। मतलब क्या हुआ? अगर रिसिपिएंट को, मान लो मिस्टर ए को अगर आईटीसी की क्रेडिट लेनी है तो ये कंडीशन क्या बोल रही है? ये कंडीशन बोल रही है मिस्टर ए तुम्हें ये आईटीसी केवल तभी मिलेगी जब सप्लायर, दैट मीन मिस्टर राम ने उन डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल इनवॉइस, डेबिट नोट वगैरह की सारी इंफॉर्मेशन जीएसटीआर 1 में डाल दी हो, अपलोड कर दी हो। तो मैंने आपको कहा था कि जीएसटीआर 1 सप्लायर सबमिट करेगा, जीएसटीआर 1 के बेसिस पर 2B के अंदर ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट
बनेगी जिसमें इनपुट टैक्स के बारे में सारी डिटेल दे रखी होगी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने मान लो टैक्स का पैसा राम को दिया, राम ने टैक्स का पैसा चलो गवर्नमेंट को जमा भी करा दिया, बट उसकी डिटेल जीएसटीआर 1 में नहीं डाली, तो क्या वो चीज 2B में रिफ्लेक्ट होगी? नहीं होगी, 2B के साथ मैच नहीं होगी। इसका मतलब आप उसकी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो सिंपल सा मतलब सेकंड कंडीशन क्या हो गई, क्रेडिट हम ले रहे रेसिपिएंट मिस्टर ए, बट उससे कब मिलेगी? उसको ये भी देखना पड़ेगा क्या सप्लायर राम ने मेरी उस इनवॉइस की, डेबिट नोट की सारी डिटेल राम ने अपने खुद के जीएसटीआर 1 में डाली या नहीं डाली, अपलोड करी या नहीं करी। क्लियर? जैसे ही राम इंफॉर्मेशन डालेगा वो ऑटोमेटिकली ए के यहां रिफ्लेक्ट हो जाएगी फॉर्म 2A में, साथ साथ 2B आईटीसी रिपोर्ट भी बन जाएगी, बाद में वो 3B सबमिट करके आईटीसी क्लेम कर देगा। ठीक है, ढंग से सुनते रहना। अगर आपको लग रहा है थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो वीडियो को वापस बैक जाके फिर से सुनना। ठीक है, पढ़ रहा हूं मैं। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटाइटल टू क्रेडिट ऑफ एनी इनपुट टैक्स इफ द डिटेल ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर टू इन क्लॉज ए। तो क्लॉज ए के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारी डिटेल हैज बीन फर्निश्ड बाय सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई दैट इज जीएसटीआर 1। तो शॉर्ट में क्या हो गया कि मुझे आईटीसी की क्रेडिट कब मिलेगी? जब मेरे सप्लायर ने जो इनवॉइस या डेबिट नोट इशू किए थे उसकी सारी डिटेल सप्लायर ने सप्लायर के जीएसटीआर 1 में सबमिट करी, and such has been communicated to recipient on such invoice and debit note in a manner specified under section 37 जो हम आगे पढ़ेंगे। तो वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली रिसिपिएंट के पास आ जाती है 2A में। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? द रिसिपिएंट इज एलिजिबल टू अवेल ओनली दोज एलिजिबल आईटीसी विच इज मैच विथ जीएसटीआर 2B। क्लियर? दैट मीन्स 2B तो ऑटोमेटिक, अगर जीएसटीआर 1 में इंफॉर्मेशन गई है तो 2B में आ जाएगी। ठीक है, इन अदर वर्ड taxpayer will be allowed to avail ITC only on those invoice which are uploaded by the supplier in GSTR 1 और IFF जो हम पढ़ाएंगे GSTR पढ़ाते समय, and communicated to the registered person in form GSTR 2B। तो फ्रेंड सिंपल सा आप समझ लो, इतना सारा मैंने पढ़ाया, अल्टीमेटली नेट रिजल्ट क्या है? नेट रिजल्ट ये है, ये वाली लाइन है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूं। नेट रिजल्ट जो है वो ये वाली लाइन है इन सब का, बाकी तो सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। क्लियर? क्या मतलब हुआ कि मुझे रिसिपिएंट को मिस्टर ए को आईटीसी कब मिलेगी? उन्हीं इनवॉइस के रेस्पेक्ट में मिलेगी जो मेरे सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में अपलोड करी है। एक तरीका और होता अपलोड करने का, फैसिलिटी है आईएफएफ जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप समझ सकते हो। तो मैं कह सकता हूं अगर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में इनवॉइस की डिटेल नहीं अपलोड करी तो फ्रेंड मुझे उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, मिल भी नहीं सकती। उसने जीएसटीआर 1 में नहीं डाली होगी तो वो जीएसटीआर 2B के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगी आईटीसी रिपोर्ट में, उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो मैं 3B में क्लेम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि 2B के बेसिस पर ही 3B बनता है। क्लियर? सो मेंस फ्रेंड इतना सारा डिस्कशन है, इतने सारे डिस्कशन का नेट कंक्लूजन जो है वो यही है जो हेडिंग में भी दे रखा है, दैट इज। ठीक है, क्योंकि एक तो हम प्रैक्टिस में आप लोग नहीं अभी तक, और दूसरा चैप्टर 10 रिटर्न वाला पढ़ा नहीं, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इतना सारा पढ़ा है, हालांकि प्रैक्टिस में जाओगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ फ्रेंड फॉलोइंग शुड बी नोटेड, ये वो जो मैंने आपको समझाया था फ्रेंड, ये सब चीजें वही है, थोड़ा सा टाइम लेके इसको पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप टाइम लेके इसको पढ़ लो अच्छे से, शांति से। जीएसटीआर 1 क्या था, 2A क्या था, 2B क्या था, ये सब अच्छे से पढ़ लो, या मैंने लिखा है इसके बारे में, कौन से सबमिट करने पड़ते हैं, कौन से ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, सब लिखा हुआ है, पढ़ लो इसको अच्छे से।
ओके नाउ फ्रेंड्स, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है तो देखिए आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। चलो मैं एक बार कराऊंगा, आप उसको रिपीट करेंगे फिर, ठीक है? मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। विजय सेल्स अ रजिस्टर्ड सप्लायर रिसीव 100 इनवॉइस फॉर इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसका मतलब ये जो है ना, ये क्या है? ये रिसिपिएंट है, क्लियर? और रजिस्टर्ड है, इसका मतलब आईटीसी तो क्लेम कर सकता है। इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ ₹10 lakh फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर में मान लो हम विजय है, अक्टूबर में हम विजय ने कई लोगों से गुड्स खरीदा है जिसकी टोटल 100 इनवॉइस बनी है और टोटल हमने 10 लाख की जीएसटी पे करी है। तो फ्रेंड अगर 10 लाख की जीएसटी पे करी है तो 10 लाख की क्रेडिट लेना चाहूंगा, बट ये मिलेगी कब? जो वो सप्लायर है मेरे, जिन जिन लोगों ने जो जो इनवॉइस इश्यू करी है टोटल 100, वो सारी डिटेल मेरे रेस्पेक्टिव सप्लायर अपने जीएसटीआर 1 में डाल दे, तभी मिलेगी। क्या हुआ? आउट ऑफ 100 इनवॉइस, डिटेल ऑफ 80 इनवॉइस इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ ₹6 lakh हैव बीन फर्निश्ड बाय सप्लायर इन देयर जीएसटीआर 1 फाइल्ड बाय ऑन द प्रेस्क्राइब्ड ड्यू डेट। मतलब क्या हुआ? 100 इनवॉइस में से सिर्फ कहा कि 80 इनवॉइस की तो इंफॉर्मेशन डाल दी, और उस 80 इनवॉइस की इंफॉर्मेशन जो जीएसटीआर 1 में डाली है उसके अंदर 6 लाख रुपए का जीएसटी का अमाउंट बनता है। तो फ्रेंड्स सप्लायर ने 80 इनवॉइस की इंफॉर्मेशन डाली, वो ऑटोमेटिकली मेरे 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, 6 लाख रुपए, इसकी तो मुझे क्रेडिट मिल जाएगी। लेकिन 20 इनवॉइस जो है जिसमें ऑब्वियसली टोटल अगर जीएसटी मैंने 10 लाख पे किया है तो बैलेंस इन फिगर कितना हो जाएगा? 4 लाख। ये 20 इनवॉइस जिसमें 4 लाख की जीएसटी पड़ी है, मुझे इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे सप्लायर ने ये इंफॉर्मेशन नहीं डाली है। क्लियर? इसने कहा है कंप्यूट द आईटीसी कैन बी क्लेम्ड बाय विजय सेल्स इन 3B। तो आईटीसी क्लेम करने के लिए तो मैं 3B फाइल करूंगा, 2B तो ऑटो पॉपुलेटेड है, उसके बेसिस पर मैं 3B सबमिट करूंगा मैन्युअली फाइल करके। फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर टू बी फाइल्ड बाय 20th November, assuming that the GST of ₹10 lakh is otherwise eligible for ITC। उसने कहा 10 लाख के लिए वैसे तो मैंने सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, जो सेटिस्फाइड नहीं करी उसकी इंफॉर्मेशन हमको दे दी। इसका मतलब 16(1) सेटिस्फाइड है कि मैं रजिस्टर्ड हूं, गिवन है क्वेश्चन में रजिस्टर्ड सप्लायर, बिजनेस पर्पस के लिए मैंने गुड्स खरीदा था, दैट मीन सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड एलिजिबिलिटी की। इसने कहा सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर लिया अदरवाइज, बट इनवॉइस की डिटेल आपको दी गई है। तो फ्रेंड्स मतलब क्या हुआ? क्योंकि मेरे 20 इनवॉइस के रेस्पेक्ट में जब सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया, मेरे 20 इनवॉइस की इंफॉर्मेशन नहीं डाली और इस 20 इनवॉइस में मेरा जीएसटी का पैसा 4 लाख रुपए था, तो फ्रेंड 4 लाख की मुझे आईटीसी नहीं मिलेगी। अभी तक के लिए इतना ही है, हालांकि 4 लाख कैसे मिलेगा उसके लिए भी आगे चीजें आएगी जब मैं रिटर्न चैप्टर समझाऊंगा। ओके तो फ्रेंड्स क्या करना है आपको ये सॉल्यूशन दे रखा है, आपको सॉल्यूशन को भी आप देख लो, ठीक है। कंडीशन 2 कंप्लीट। फ्रेंड एक बार आप यहां तक बहुत अच्छे से पढ़ो, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये कंप्लीट करो, क्लियर करो। ओके फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ लिया? तो फ्रेंड हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, जहां 5 कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन सिंपल थी, डिस्कस करी कि हमारे पास कोई ना कोई टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दूसरा, उस डॉक्यूमेंट की जो डिटेल है वो सप्लायर अपने जीएसटीआर 1 में अपलोड करे। क्लियर? थर्ड कंडीशन में डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद मैं आज का लेक्चर खत्म करूंगा। थर्ड कंडीशन सिंपल है। कंडीशन थर्ड, रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। क्या लिखा है? पर्सन टेकिंग आईटीसी मस्ट हैव रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विस। भाई आईटीसी तो रिसिपिएंट को मिलती है, बायर को मिलती है। थर्ड कंडीशन क्या बोलती है? थर्ड कंडीशन कहती है
कि रिसिपिएंट तुम्हें आईटीसी केवल तभी मिलेगी जब वो गुड्स या सर्विस तुमने एक्चुअल में रिसीव कर ली है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, सोचना आप, मान लो हम कोई सर्विस लेना चाहते हैं। मान लीजिए हम एक बिजनेसमैन है, हमको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हमने किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कहा कि तू हमारे लिए सॉफ्टवेयर बना। उसने हमसे एडवांस मांगा, तो हमने उसको 1,00,000 रुपए एडवांस भेजा। मान लो सॉफ्टवेयर जीएसटी की रेट 10% है, तो फ्रेंड सर्विस में तो एडवांस रिसीव पे भी टैक्स लगता है। तो इंजीनियर हमको क्या बोलेगा? इंजीनियर बोलेगा 1,00,000 रुपए तो तू मेरे को एडवांस भेज, और क्योंकि एडवांस सर्विस पे जीएसटी मुझे देनी पड़ेगी 10% की रेट से 10,000, वो भी भेज। तो हमने क्या किया, हमने उसको एडवांस भेजा 1,00,000 रुपए, और उसके ऊपर हमने उसको जीएसटी भी 10,000 भेज दी, टोटल 1,10,000 रुपए। क्लियर? अब फ्रेंड्स, हमने क्योंकि 10,000 रुपए जीएसटी का पे किया है, तो हम क्या चाहेंगे कि हमें इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले। मान लो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, 2 सेटिस्फाइड, लेकिन थर्ड में हम लोग फंस जाएंगे। क्यों? अभी तक हमें सर्विस मिली नहीं है, अभी तक हमें सॉफ्टवेयर रिसीव नहीं हुआ है, तो फ्रेंड आप अभी इसकी क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। एडवांस भेजा है, जब आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाएगा, वो गुड्स या सर्विस रिसीव हो जाएगी, तब आपकी कंडीशन थर्ड सेटिस्फाइड होगी, आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। क्लियर? तो एडवांस सर्विस पर जीएसटी लगती है, हमें देनी पड़ेगी, बट हम उसकी क्रेडिट अभी क्लेम नहीं कर पाएंगे, बाद में क्लेम करेंगे। अभी क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो गुड्स या सर्विस अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है। क्लियर? तो फ्रेंड एक सिंपल सी बात थी, आईटीसी केवल तभी मिलेगी जब रिसिपिएंट को वो गुड्स या सर्विस एक्चुअल में रिसीव हो गई है। बट फ्रेंड्स, दो बड़े इंटरेस्टिंग और सिंपल से केस है। एक्सप्लेनेशन, जिसको बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। In following two cases, it shall be deemed that registered person has received goods and service. तो फ्रेंड एक तरीके से ये डीम प्रोविजन है। मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा, आप जानते हैं ऐसा होता है। दैट मीन्स इन दो केसेस में, एक केस गुड्स का है और एक केस सेम प्रोविजन सर्विस का है। दैट मीन्स इन दो केसेस में भले गुड्स एक्चुअल में रिसीव नहीं हुए हो फिजिकली, भले सर्विसेज एक्चुअल में हमें रिसीव नहीं हुई हो, तो भी हमने जो इनपुट टैक्स पे किया, हम उसकी क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। सिंपल सा, फॉर एग्जांपल गुड्स का, मान लो फ्रेंड्स मुझे किसी गुड्स की रिक्वायरमेंट है, आप सप्लायर हो, मैंने आपसे कहा कि आप 100 kg रॉ मटेरियल मुझे भेजो, तो मैंने आपसे 100 kg रॉ मटेरियल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने 100 kg रॉ मटेरियल मुझे भेजना वहां से स्टार्ट कर दिया, गुड रास्ते में ही था। तब तक मिस्टर एक्स कोई पर्सन था जिसने मुझे ऑर्डर भेजा कि मिस्टर सुनील जैन, हमें 100 kg रॉ मटेरियल चाहिए। तो फ्रेंड, मैंने अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचाने के लिए क्या कहा, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप ये गुड्स डायरेक्टली मिस्टर एक्स के पास भेज दो। तो फ्रेंड, मैंने तो आपसे गुड्स खरीदा है ना, मैं तो रिसिपिएंट हूं, मैं तो आपको गुड्स की वैल्यू और टैक्स दोनों दूंगा। क्या इस जीएसटी की मुझे क्रेडिट मिलेगी जबकि ये गुड्स एक्चुअल में मेरी फैक्ट्री में रिसीव नहीं हुआ है? मुझे मिलेगी, इस डीम प्रोविजन की वजह से। सेम इसी तरीके से सर्विस का भी हो सकता है। मान लो ये मेरा हेड ऑफिस है और मेरी ब्रांच जयपुर में है, मैंने किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरे कोई सर्विसिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस का काम है मेरी ब्रांच में, तुम कर दो, पेमेंट मैं करूंगा हेड ऑफिस से। तो पेमेंट मैंने किया है, टैक्स मैंने चुकाया है, लेकिन एक्चुअल में सर्विस कहां आई है? मेरी ब्रांच में। तो भी फ्रेंड्स मुझे इसकी क्रेडिट मिल जाएगी। ओके, तो फ्रेंड्स ये दो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ें, और उसके साथ में मैंने एग्जाम्पल भी आपको दे रखा, बड़ा सिंपल सा है, ये एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे, और एक एग्जाम्पल और आपको दे रखा है, इसको भी आप पढ़ेंगे। क्लियर?
यहां तक आप कंप्लीट करिए। नेक्स्ट क्लास में इस सेक्शन को मैं कंप्लीट करूंगा। अभी तक हम लोगों ने 3 कंडीशन डिस्कस करी है। 16(1) कंप्लीटली डिस्कस किया, 16(2) में 5 कंडीशन पढ़ानी है, 3 कंडीशन में डिस्कस कर चुका हूं। ओके फ्रेंड्स, अच्छे से यहां तक आप पढ़ के आना। नेक्स्ट लेक्चर में इस सेक्शन को मैं कंप्लीट करता हूं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।